नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी ई नीलामी बिक्री नीति के तहत निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सुझाव दिया है कि अधिशेष स्टॉक को रिक्त करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अधिक खाद्यान्न बांटे जाएं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की जांच की अनुमति प्रदान की। भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लू की स्थिति का सामना कर रहा है। 11 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 40% से अधिक पद खाली हैं। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी ई नीलामी बिक्री नीति के तहत निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। मौजूदा प्रावधान ई नीलामी के तहत खरीदे गए कोयले का देश के भीतर उपयोग होगा, न कि निर्यात के लिए। इसको संशोधित किया गया है। इससे कोयले के निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने व्यापारियों सहित कोयला खरीदारों को ई नीलामी योजना की 2 श्रेणियों, जिसमें स्पॉट ई नीलामी योजना और विशेष स्पॉट ई नीलामी योजना के तहत खरीदे गए कोयले का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है। वित्त वर्ष 2021 में स्पॉट ई नीलामी और विशेष स्पॉट ई नीलामी के तहत सूखे ईंधन का आवंटन संयुक्त रूप से 46 मीट्रिक टन था, जो कुल आवंटित मात्रा का 37% था। इसके महत्व में शामिल है कोयले का औपचारिक निर्यात सक्षम करना। क्योंकि भारतीय कोयला अधिक रियायत पर उपलब्ध है, इसलिए ये सामान्य तौर पर अनौपचारिक मार्ग से नेपाल और भूटान जैसे सीमावर्ती देशों को निर्यात कर दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। ये कोयले के निक्षेप के मामले में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये निक्षेप कम से कम 100 वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं। इससे ऊर्जा में निम्न व्यापार घाटा होगा। ये उपाय ऐसे समय पर किया गया है जब औसत वैश्विक स्पॉट कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर है। कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के तहत एक महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। आइए अब जानते हैं अब तक कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। कोयले की वाणिज्यिक बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी वर्ष 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन प्राप्त करने और आवश्यक संबंधित अवसंरचना के निर्माण में मदद करने के लिए आरंभ की गई थी। स्वच्छ कोयले के संवर्धन के लिए नई धोवनशालाओं यानी वॉशरीज की स्थापना की गई थी। निकासी दक्षता और क्षमता में सुधार तथा नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। कोयला कारोबार को सस्टेनेबिलिटी प्रदान करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जा रहा है। अगली खबर कृषि से संबंधित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सुझाव दिया है कि अधिशेष स्टॉक को खाली करने के लिए पीडीएस के तहत अधिक खाद्यान्न बांटे जाएं। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की हैं, जैसे नीतिगत प्राथमिकताओं को खाद्य उत्पादन से खाद्य प्रबंधन की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 1 मई 2021 तक केंद्र सरकार के गोदाम में खाद्य भंडार 100 मिलियन टन से अधिक था। केंद्र सरकार को स्थान खाली करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लाभार्थियों को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न आवंटित करना चाहिए। साथ ही उन्हें 3 महीने का अग्रिम राशन भी प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार के पास रखे पुराने खाद्यान्न स्टॉक को एथेनॉल उत्पादन और पशु आहार के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि पीएम आशा के लिए आवंटन में काफी गिरावट आई है। पीएम आशा के तहत केंद्र सरकार कीमतों में गिरावट की स्थिति में किसानों से तिलहन और दलहन खरीदने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करती है। सीएसीपी ने मक्का को भी पीएम आशा के तहत शामिल करने की अनुशंसा की है। सीएसीपी की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। ये किसानों को आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और देश में उभरते मांग प्रारूप के अनुरूप उत्पादकता और समग्र खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करने के लिए अधिदेशित है। इसकी संस्तुतियां सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। खाद्य वितरण और प्रबंधन के लिए वर्तमान में कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत सरकार चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो की अत्यधिक सब्सिडी वाली दर पर कई उप योजनाओं के तहत अनाज वितरित करती है। इसके अलावा है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें केंद्र सरकार लगभग 30 मिलियन निर्धनों में भी निर्धनतम यानी अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम
खाद्यान्न वितरित करती है और दूसरा है प्राथमिकता परिवार श्रेणी। इसमें केंद्र सरकार प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज प्रदान करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजना वित्त मंत्रालय के तहत अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार सभी 80 करोड़ NFSA लाभार्थियों को उनकी सामान्य मासिक पात्रता से अधिक 5 किलो गेहूं या चावल अतिरिक्त वितरित करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नवंबर 2021 तक सभी NFSA राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण की तीसरी किश्त का विस्तार किया है। अगली खबर न्यायालय से संबंधित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अमेज़न और फ्लिपकार्ट की जांच की अनुमति प्रदान की है। पिछले वर्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्ट की जांच की घोषणा की थी। हालांकि दोनों कंपनियां अब स्थगन लेने में कामयाब रही थी। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के विरुद्ध आरोप ये है कि ये अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी वाले विक्रेताओं के साथ प्लेटफॉर्म पर अधिमान्य व्यवहार करते हैं। इसके अलावा ये प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी आक्रामक मूल्य निर्धारण और केवल अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाले विक्रेताओं का चयन करते हैं। ई कॉमर्स को प्रभावित करने वाले विदेशी निवेश नियमों की उपेक्षा करना और ई कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कंपनियों पर ये भी आरोप है कि फोन ब्रांड के साथ अनन्य सौदे और उत्पादों से संबंधित भारी छूट मिलती है। इससे पहले सरकार ने उपभोक्ताओं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप सहित सभी हितधारकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स नीति का प्रारूप जारी किया था। ये नीति सुनिश्चित करेगी कि ई कॉमर्स संस्थाएं अपने प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करेंगी और उनके द्वारा ऐसी एल्गोरिदम नहीं अपनाई जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप चुनिंदा विक्रेताओं को ही प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। ये प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रथाओं को समाप्त करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित है। ई कॉमर्स से मतलब है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। वर्तमान में मौजूदा ई कॉमर्स विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई विनियमों द्वारा शासित है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक है इन्वेंट्री आधारित मॉडल और दूसरा है मार्केट प्लेस आधारित मॉडल। इन्वेंट्री आधारित मॉडल एक ऐसी ई कॉमर्स गतिविधि है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंट्री का स्वामित्व स्वयं ई कॉमर्स इकाई के पास होता है और वे इसे प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचती हैं। वहीं मार्केट प्लेस आधारित मॉडल के तहत ई कॉमर्स कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं और क्रेता तथा विक्रेता के बीच एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती हैं, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट। अगली खबर मौसम विज्ञान से संबंधित है। भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हीट वेव की स्थिति का सामना कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लू यानी हीट वेव की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। यदि तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करता है तो इसे हीट वेव कहा जाता है और यदि तापमान में सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक की वृद्धि होती है तो इसे गंभीर हीट वेव कहा जाता है। हीट वेव सामान्य तौर पर मार्च से जून के बीच होती हैं और कुछ दुर्लभ मामलों में ये जुलाई तक विस्तारित हो जाती हैं। हीट वेव के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। एक क्षेत्र में गर्म शुष्क वायु का परिवहन या प्रसार, ऊपरी वायुमंडल में नमी का अभाव, अधिकतम तापावरोधन के लिए व्यवहारिक रूप से मेघ रहित आकाश, क्षेत्र में बड़े आयाम वाले प्रति चक्रवातीय प्रवाह। हीट वेव्स के स्वास्थ्य प्रभावों में सामान्य तौर पर निर्जलीकरण, हीट क्रैम्प्स, गर्मी से थकावट या हीट स्ट्रोक शामिल होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हीट वेव के प्रबंधन के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। इसके लिए पूर्वानुमानित उच्च और अत्यधिक तापमान पर निवासियों को सतर्क करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एवं अंतर एजेंसी समन्वय स्थापित करना, गर्मी से संबंधित रोगों की पहचान एवं प्रतिक्रिया के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना और जन जागरूकता और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आरंभ करना।
अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। 11 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 40% से अधिक पद खाली हैं। विधि और न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 25 उच्च न्यायालयों में 1080 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 430 पदों पर नियुक्तियां अब भी शेष हैं। उच्चतम न्यायालय में भी वर्तमान में 7 रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों के कारणों में ये शामिल है कि नियुक्ति के कई प्रस्तावों पर कोलिजियम द्वारा अस्वीकृति दी गई है। साधारण तौर पर उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम द्वारा कम से कम 33% अस्वीकृति होती है। राज्य सरकारों की ओर से प्रक्रियात्मक विलंब होता है। प्रक्रिया ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोड्योर के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान करने और विधि मंत्रालय को अपने सुझाव भेजने के लिए 6 सप्ताह का समय होता है। राज्य सरकारें इस प्रक्रिया में एवं अपनी टिप्पणियां भेजने में बहुत अधिक समय ले लेती है। यहाँ तक कि अधिवक्ता भी न्यायाधीश का पद स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं। एक अन्य खबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अवसंरचना के संवर्धन के लिए देश भर में एक व्यापक, आत्मनिहित, सर्वसमावेशी यानी सबको समाहित करने वाला और आधुनिक न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम यानी NJIC का दृष्टिकोण साझा किया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय के वितरण में वृद्धि करना, न्याय वितरण की गति में सुधार करना और लंबित मामलों की संख्या को कम करना है। NJIC के लिए आधुनिक न्यायालय परिसरों की स्थापना के लिए निधि के लिए राज्यों द्वारा एक मुश्त अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लघु विकासशील द्वीपीय राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में अन्य विकासशील देशों की तुलना में SIDS के सकल घरेलू उत्पाद में 3 गुना अधिक गिरावट देखी गई है। ऐसा पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव की वजह से हुआ है, क्योंकि अधिकांश SIDS पर्यटन पर अत्यधिक निर्भर हैं। SIDS विकासशील देशों का एक अलग समूह है जो विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुभेद्यताओं का सामना कर रहे हैं। इन्हें पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में मान्यता दी गई थी। राष्ट्रों के इस समूह में संयुक्त राष्ट्र के 38 सदस्य देश और 20 गैर संयुक्त राष्ट्र सदस्य या क्षेत्रीय आयोगों के सहयोगी सदस्य शामिल हैं। विदेशी मुद्रा भंडार। $605 बिलियन की विदेशी मुद्रा के साथ भारत चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया है। आपको बता दें कि रूस भी विदेशी मुद्रा भंडारण में चौथे क्रम पर ही है। आइए अब आपको बताते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। ये स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अंतर्गत प्राप्त विशेष आहरण अधिकार SDR एवं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के रूप में बाह्य परिसंपत्तियां हैं, जो भारत द्वारा संचित और RBI द्वारा नियंत्रित हैं। विदेशी मुद्रा का काफी प्रयोग होता है। जैसे IMF के अनुसार ये मौद्रिक और विनियमन दर प्रबंधन के लिए नीतियों का समर्थन एवं विश्वास बनाए रखने में सहायता करती हैं। ये संकट के समय या ऋण प्राप्त करने की क्षमता में गिरावट के दौरान आघात सहन करने के लिए विदेशी मुद्रा की तरलता को बनाए रखते हुए बाह्य सुभेद्यता या जोखिम को भी सीमित करती हैं। खादी प्राकृतिक पेंट। हाल ही में खादी ब्रांड और खादी प्राकृतिक पेंट के उपयोग पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर द्वारा निर्मित एक विशिष्ट एवं नवाचार आधारित पेंट है। इस पेंट को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। ये एक पर्यावरण अनुकूल और गैर विषाक्त पेंट होने के साथ साथ अन्य गुणों जैसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, गंधहीन, भारी धातुओं से मुक्त, ऊष्मा का प्राकृतिक कुचालक और लागत प्रभावी पेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती 11 जून के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह आयोजित किया। राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में वर्ष 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 के काकोरी षड्यंत्र में अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह के साथ भाग लिया था। कला और शिल्प का समर्थन करने के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रम। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी ONGC ने संघर्षरत हस्तशिल्प परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एक पहल आरंभ की। ONGC द्वारा समर्थित 5 परियोजनाओं में शामिल है बांस से निर्मित कुटीर यानी बैम्बू कॉटेज। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के शिल्पियों द्वारा बांस से सजावटी वस्तुओं को तैयार करने की एक प्राचीन कला है। और दूसरा है ढोकरा। ये ओडिशा के ढेकानाल के कारीगरों द्वारा
प्राचीन धातु की ढलाई का शिल्प और पिघले हुए मोम की लुप्त मोम तकनीक है। लाख ये झारखंड के खूंटी और गुमला जिलों में समुदायों को प्रशिक्षण द्वारा वन संसाधनों पर आधारित लाख की खेती की एक लुप्त हो चुकी संस्कृति को पुनर्जीवित करता है। भोटिया उत्तराखंड में भोटिया जनजाति द्वारा ऊन की रंगाई का एक पारंपरिक शिल्प है। और पांचवा है असम शिल्क। ये असम में हथकरघा बुनाई की कला है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।